हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप है ना काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। आपकी तैयारी के अंदर एसएससी जेईई की तैयारी होगी के अंदर अभी आरयूएनएल ने अपनी डेट रिलीज कर दी है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, अभी हमको नीड है कुछ बेसिक्स के साथ में रिवाइज करने की और ये देखने की कैसे हमारा एग्जाम प्रोसीड करेगा। ओके, सो इस चीज को फोकस रखते हुए हम एक शॉर्ट वीडियो की एक चेन लेके आ रहे हैं जहां हम हमारे मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ में। ओके, दिस बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड्स कि क्या हमको आगे स्टडी करना है। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ साइकिल्स की, और साइकिल्स के अंदर हम बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है, दैट इज द कार्नोट साइकिल, जो हम लोग है ना हमारे 9th 10th 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेसिक साइकिल होता है कार्नोट साइकिल। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी हम लोग इंजन की बात करते हैं, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसी परफॉर्मेंस को ध्यान रखने की, तो एक स्टैंडर्ड साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। दिस स्टैंडर्ड साइकिल इज नथिंग अबाउट बस ओनली ये हमारा कार्नोट साइकिल। मगर अगर हम बात करें पावर प्लांट की, अगर हम बात करें एनर्जी जनरेशन के बारे में, तो उस एनर्जी जनरेशन के अंदर हम कार्नोट साइकिल को हमारे प्रैक्टिकल साइकिल की जैसे डील नहीं कर सकते हैं। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस कि इसको हम लोगों को ऐसे डील नहीं करना है, इसके पीछे ना एक छोटा सा रीजन ये होता है क्योंकि ये इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं जो इन पर्टिकुलरिटीज के साथ में मूव कर रही है, जो हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है, हाइपोथेसिस के ऊपर लेके चल रहे हैं। बट हमको जब पावर जनरेशन करना है तो उस पावर जनरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किस पे बात करें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करें। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जब हमारा पावर प्लांट बना, हमने जब है ना सबसे पहले लाइट के प्रोड्यूसिंग के लिए काम करिए, तो उस लाइट प्रोड्यूसिंग के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ी किसी ऐसे साइकिल की जिसको हम क्या कर सके, पर्टिकुलर या फिर किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल चीज के ऊपर हम लोग लेके चल सके। इसी साइकिल के अंदर सबसे पहला जो नाम आया वो नाम था हमारे रैंकाइन साइकिल का। आओ एक बार लुक, टेक ए लुक ऑफ दिस। सो ये हमारा एक रैंकाइन साइकिल है। इस रैंकाइन साइकिल के अंदर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं हमारी कार्नोट से इसके कंपैरिजन के बारे में। तो कार्नोट के अंदर जितनी भी इनप्रैक्टिकल चीजें थी, जितने भी हमारे पास में ना थिंग्स थी जो कि हम लोग क्या कर रहे थे, बदलना चाह रहे थे, बट ये तो प्रैक्टिकल बात है कि हम लोग है ना इससे 100% एफिशिएंसी तो नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पर एफिशिएंसी मिलती है अप्रोक्सीमेट 28 से 35% के बीच में। दैट डिपेंड्स कि हम कितना अच्छा इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे इक्विपमेंट की क्वालिटीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मुझे बात करनी किसके बारे में, एक प्रैक्टिकल साइकिल के बारे में, या फिर हम बात करें एक ऐसे साइकिल के बारे में जिसको हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो हमको है ना कुछ ऐसी ही चीजें लेनी पड़ेगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है, जो कि कार्नोट के अंदर नहीं थी। तो कार्नोट की जितनी भी है ना प्रॉब्लम थी उसको हमने कैसे दूर करा, उसको हमने यहाँ पर दूर करा स्टीम को सुपरहीट करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सुपरहीटिंग? सुपर हीटिंग का मीनिंग ये होता है कि हम उसको उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से या फिर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे अच्छी बात सुपर हीटेड स्टीम की ये होती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता है। हमारी जब टरबाइन को हम रोटेट करवाते हैं तो उसको रोटेशन करवाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इस सुपर हीटेड स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है। दो फायदे हैं, पहला टरबाइन का रोटेशन ज्यादा होगा क्यों, हमारे पास में एनर्जी ज्यादा है। दूसरा, अगर उसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो टरबाइन के अंदर हमारे पास क्या डस्टिंग जनरेट नहीं होगी, कोरोजन इरोजन जो जनरेट होता है वो कोरोजन इरोजन जनरेट नहीं होगा, और हमारी टरबाइन कैसे वर्किंग करेगी, सेफली मूविंग करेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब इस रैंकाइन साइकिल को डिजाइन किया गया तो इसके अंदर टोटल हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, फीचर्स के बारे में, टोटली 4 फीचर्स के बारे में। दीज 4 फीचर्स आर, फर्स्ट वन इज और बॉयलर विच इज मेंशन्ड हियर, मैं मार्क कर रहा हूँ उसको। ये हमारा बॉयलर है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हमको हीट एनर्जी इनपुट करने के लिए, कितनी हमको हीट एनर्जी देनी है। ओके, तो सिंपल सी बात है, किसी भी साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसमें दिए गए इनपुट पर
और उससे कितना आउटपुट हम ले रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, आउटपुट कम है, इनपुट बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी बहुत खराब। आउटपुट बहुत ज्यादा है, इनपुट कम है, इनपुट है ना तो उसके कंपैरेटिवली कम है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिल गया, तो वो हमारा कार्नोट साइकिल है, 100% काम कर दिया। मगर ऑब्वियसली बात है, अगर हम प्रैक्टिकल चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ लॉसेस तो जनरेट होंगे ही होंगे, और इन्हीं लॉसेस की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो किससे कम हो जाती है, वो 100% से कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आओ बात करते हैं किसके बारे में, रैंकाइन साइकिल के बारे में। अब रैंकाइन साइकिल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, 4 चीजों के बारे में। पहले हम बात कर चुके हैं बॉयलर के बारे में, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट इनपुट दे रहे हैं। इस हीट इनपुट को कैसे दे रहे हैं, हमारे पास कोल है, कोल के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हीट प्रोड्यूस करी। जो भी हमारे पास वाटर है, उस वाटर को हम क्या करते हैं, इसके अंदर हीट करते हैं, और वाटर को उस सैचुरेशन पॉइंट तक हीट करते हैं जब तक कि वो किस में नहीं कन्वर्ट हो जाता, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बहुत सारी डिवाइसेज है इस बॉयलर के लिए भी, कि ताकि इसको हम सुपर हीटर स्टीम में कन्वर्ट कर सके। हम लोग यूज करते हैं सुपर हीटर का, हम लोग यूज करते हैं इवेपोरेटर का, हम लोग यूज करते हैं इकोनोमाइजर का। दैट इज अ डिफरेंट सेक्शन ना। फिर इस सुपर हीटेड स्टीम को हमें कहाँ भेजना होता है, इस सुपर हीटेड स्टीम को हम लोग भेजते हैं हमारी टरबाइन के पास में, जो कि हमारा प्राइम मूवर है क्या जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। दिस इज आवर टरबाइन। इस टरबाइन के अंदर हमारे पास में क्या लगा होता है, इस टरबाइन के अंदर हमारे पास होती है शाफ्ट। इस टरबाइन के अंदर क्या होती है, हमारे पास होती है शाफ्ट, जो कि क्या करती है, जो रोटेट करती है। ठीक है, जो क्या होती है, रोटेट होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, इस पे होती है ब्लेड्स। हमारी टरबाइन के पास में क्या अवेलेबल है, इसके पास होती है ब्लेड्स, जिसके ऊपर हमारी जितनी भी स्टीम है वो क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। जैसे मान लो कि मेरे पास ब्लेड का है, मेरा एक ना पूरा एक ये रोटर है, इस रोटर की एक ब्लेड बनी हुई है। मेरी टरबाइन क्या करेगी, यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी, इम्पैक्ट करते ही तो स्टीम इम्पैक्ट करेगी। स्टीम इम्पैक्ट करते क्या होगा कि इसका रोटेशन होगा, इसको फोर्स मिलेगा और ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो ये जो मेरी रोटर है, ये रोटर क्लैंप होता है किसके ऊपर, एक टरबाइन के ऊपर क्लैंप होता है, सॉरी एक ना हमारे किस पे क्लैंप होता है, ये क्लैंप होता है हमारे शाफ्ट के ऊपर। तो ये शाफ्ट के ऊपर क्लैंप हो गया। अब ये शाफ्ट पे क्लैंप होने के बाद में इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट करने के बाद में ये रोटेट हो रही है, रोटेट होने के बाद सर क्या होता है, हमारी शाफ्ट का रोटेशन इंक्रीज होता है। जब हम रेगुलरली इसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं स्टीम का, तो इसका रोटेशन क्या होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हम लोगों को कई बार तो इसको कंट्रोल करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रोटेट हो रहा है, रोटेट होने से शाफ्ट रोटेट हो रही है, और इस रोटेटिंग शाफ्ट को हम लोग जोड़ देते हैं किसके साथ में, हमारे जनरेटर के साथ में। ऑब्वियसली जनरेटर हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो यही काम हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर यूज कर रहे हैं। काफी सारी हीट थी हमारे पास में, उस हीट ने क्या करा, स्टीम ने हीट ने क्या करा, अपनी एनर्जी किसको दे दी, इस टरबाइन को दे दी, इस टरबाइन को दे दी, ताकि वो क्या कर सके, इसको हीट कर सके या इसको रोटेट कर सके। टरबाइन ने रोटेट कर दिया, मगर अभी भी पूरा लॉस नहीं हुआ है, पूरा लॉस नहीं हुआ है, तो इसके पास में कुछ एनर्जी अवेलेबल है। इस एनर्जी को हम लोग कहाँ पर भेजते हैं, इस सेक्शन से निकाल के हमारे पास भेजते हैं कंडेंसर के अंदर। यस, जिसको मैं ये रेड मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, मेरे पास में कंडेंसर है। यहाँ पर अगर मेरे पास हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हीट को ऐड कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जहां पर कि क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, मेरे पास साइकिल प्रैक्टिकल है, तो मुझे कुछ वर्क इनपुट मिलेगा, वर्क इनपुट देना पड़ेगा, और वर्क आउटपुट मिलेगा। हीट को एडिशन देना पड़ेगा, तो हीट का कुछ रिजेक्शन भी होगा। ये हीट का रिजेक्शन वही है जो कि क्या हो रहा है, हमारी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है। ओके, वरना जितनी हीट ऐड दी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया वर्क के अंदर, तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी हो गई, 100%। मगर नहीं, ऐसा है ना, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल साइकिल है। अगर हम हीट देंगे तो आसपास में गर्मी तो जाएगी ही जाएगी, जाएगी तो लॉस होगा ही होगा, और लॉस को हम लोगों को क्या करना है, डील करना है। कि और सर्च का या फिर रिसर्च का टॉपिक ही यही आता है कि इस लॉस को कैसे कम किया जाए और इस साइकिल को कैसे इंप्रूव किया जाए, कि हम क्या कर सके, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, एक कंडेंसर है। इस कंडेंसर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टीम को बाहर निकाल लेते हैं, या फिर स्टीम को हम लोग कूल करते हैं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल सोर्सेज। ये काम करता है किसकी, जैसे हमारे एक हीट एक्सचेंजर की जैसे, जो कि हीट लेता है, और इसके अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं। ट्यूब्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इसको हीट को
कूल कर लेते हैं। जो भी हमारे पास स्टीम आ रही है उस स्टीम को हमने क्या कर दिया, कूल कर दिया। ये किस में जाता है, यहाँ पर लगा होता है हमारे पास में रिजर्वायर। ये जो सेक्शन है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर लगा होता है हमारे पास में एक रिजर्वायर। ये रिजर्वायर क्या करेगा, रिजर्वायर के अंदर हमारे पास वाटर इकट्ठा होता है। इस वाटर के थ्रू हम लोग वापस से क्या करते हैं, वाटर को सक करते हैं, पंप करते हैं, और पंप करके कहाँ भेज देते हैं, हमारे बॉयलर के पास से भेज देते हैं, जो कि क्या करता है, इसको हीट जनरेट करने का काम करता है। अब सर बोले सर ये तो चीज समझ में आ गई, मगर क्या एग्जाम में ऐसा आता है? जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करते हैं तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये बेसिक सी चीज नहीं आती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, इसके एचएस डायग्राम, इसके पीवी डायग्राम, इसके टीएस डायग्राम। ओके, तो इस एचएस पीवी और टीएस डायग्राम को देखने के लिए हम लोगों ने ना इसको कुछ प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड किया है। पहली प्रोसेस है हमारी 1 से 2, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 2 तक हम लोग वर्क डन दे रहे हैं। ये यहाँ से 1 से 2 तक क्या कर रहा है, पंप वर्क कर रहा है। पंप कैसा वर्किंग करता है, पंप वर्क करता है आइसेंट्रोपिकली पंप वर्क। और क्या कर रहा है, ये कुछ कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है यहाँ पर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो इसकी है ना एंट्रोपी कैसी बनी हुई होती है, कांस्टेंट। अगर ये मेरा कैसा है, ये एक आइडियल साइकिल है तो कांस्टेंट बनी होगी, अगर ये आइडियल साइकिल नहीं है तो ये कांस्टेंट से रिमूव हो जाती है। फिर आता है 2 से 3 प्रोसेस, जहां पर हम लोग बॉयलर के अंदर जा चुके हैं। बॉयलर के अंदर जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट एडिशन दे रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एडिशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि किसका है, हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। इट मींस ये कैसी प्रोसेस होती है, हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस होती है। फिर हमने आगे पोजीशन नंबर 3 पर 3 से लेके 4 तक हम लोगों ने क्या कर लिया, वर्क ऑप्ट कर लिया, वर्क डन बाय द टरबाइन। अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। जितनी भी हम लोगों ने स्टीम को प्रेशराइज किया है, वो प्रेशराइज स्टीम क्या कर रही है, हमारे रोटर को रोटेट कर रही है, जिससे हमारी टरबाइन रोटेट हो रही है और हीट जनरेट कर रही है। हीट के जनरेशन करने के साथ साथ में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये भी कैसा रहता है, हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन रहता है। फिर हम आते हैं वापस से 4 से 1 पर। ये 4 से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, इस पोजीशन नंबर 1 पे आ रहे हैं, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट का रिजेक्शन कर रहे हैं। एडिशन कैसे हुआ था हीट का, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो एग्जैक्टली हमारा रिजेक्शन भी कैसा होगा, हमारे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारा हीट का रिजेक्शन होगा। मतलब दोनों प्रोसेसेस कैसी होंगी, हमारी आइसोबैरिक होंगी। तो आओ थोड़ा सा इसको एक बार लुक करते हैं किसके ऊपर, टीएस और एचएस डायग्राम के ऊपर। इसके पीवी और एचएस डायग्राम के ऊपर हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पीवी डायग्राम के बारे में। तो देखो पीवी डायग्राम के अंदर हमने बताया तो 1 से 2 कैसा होता है, बहुत छोटा प्रोसेस होता है। तो ये आइसेंट्रोपिकली प्रोसेस कैसा दिखने लग जाता है, हमको आइसोकोरिक दिखने लग जाता है। ओके, सेकंड से थर्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट का एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास में, इस प्रोसेस के अंदर हीट क्यू ऐड हो रही है। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है, पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को ये फॉलो करता है। और कांस्टेंट को फॉलो करने के बाद में हमारे पास क्या जनरेट करके दे देता है, ये हमको एक लाइन कर्व प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम लोग देखते हैं किसके अंदर, मॉइलर चार्ट के अंदर। यस, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर आपने किसको वर्क करा होगा, आप लोगों ने तैयारी करी होगी किसके बारे में, इस मॉइलर चार्ट के बारे में। मॉइलर चार्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों के पास में स्टेट होती है, एक सैचुरेशन लाइन बनी हुई होती है, सैचुरेशन लाइन से ऊपर हमारे पास कैसा रहता है, स्टीम हमारे पास रहती है लिक्विड सुपरहीटेड फॉर्म में, सैचुरेशन फॉर्म लिक्विड फॉर्म में। और हमारे पास फिर का क्या होता है, सैचुरेटेड से नीचे की फॉर्म भी होती है तीसरी, यहाँ पर लिक्विड हो गया, दोनों अवेलेबल होती है। तो ये 3 से 4 पे ये आया तो ये कैसा कन्वर्ट हो गया है, ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर यहाँ हमारे पास ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडेंसर के अंदर क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में हीट का रिजेक्शन हो गया। ओके, इस प्रोसेस के साथ में अगर हम इसके एचएस कर्व की तरफ जाएं तो एचएस कर्व के अंदर हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि लाइंस किस टाइप से ड्रॉ होती है। तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना है। 3 से 4 अगेन हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब वापस से हमको क्या करना है, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना है। वर्क डन ऑफ द टरबाइन जो है हमारा वर्क डन बाय पंप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। तो इसी को इसे हमने यहाँ पर इसको इसी टाइप से दिखाया है कि 1 से 2 हमने क्या करा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, बहुत क्लियर चीज है ये हमारे माइंड के अंदर, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम हमेशा वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर भी हम बात करते हैं। कभी भी ऑन द सिस्टम है तो जीरो, बाय द सिस्टम है
तो कैसा पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव, हीट एडिशन पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन नेगेटिव। इन्हीं सिंबल्स का हमको यूज करना होता है किसके अंदर, डायग्राम बनाते टाइम या फिर इसके अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम पे। सो 1 से 2 हम लोग जब हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज द वर्क डन बाय द पंप। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई है, हीट एडिशन हो गया है। ये हीट एडिशन हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉयलर के अंदर कर रहे हैं। ये बॉयलर के अंदर जब हीट एडिशन होता है तो 2 स्टेट के अंदर होता है। सबसे पहले हमारे पास बॉयलर जाता है लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्टीम के अंदर, लिक्विड से गैस बन रही है, बीच में लेटेंट हीट अपना रोल प्ले कर रही है, लेटेंट हीट ने रोल प्ले करा, फिर वो लेटेंट हीट के बाद में जो हमारे पास गैस जनरेट हुई है, कि गैस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सुपर हीटेड स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, हमारे बॉयलर के अंदर हो रहा है। हमको सुपर हीटेड स्टीम मिल गई, सुपर हीटेड स्टीम को हम कहाँ पर लेकर आ गए, हम लेकर आ गए इस पोजीशन नंबर 3 के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने कहा क्या कर दिया, इसको नोजल की हेल्प से, नोजल क्यों, ताकि इसका प्रेशर और इंक्रीज हो जाए, इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाए, और उसको इम्पैक्ट करवा दिया किसके ऊपर, हमारे रोटर की ब्लेड के ऊपर आया, ब्लेड पर रन, जैसे ब्लेड आया घुमा दी, इम्पैक्ट घूमेगी, इम्पैक्ट घूमेगी, ठीक है। एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी कांस्टेंट, जितना स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन मुझे किसको बता दी है, वर्क डन को बता दी है, कितना वर्क डन हो रहा है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एंथैल्पी है H3, यहाँ पर एंथैल्पी है H4, ओके, दिस इज माय एंथैल्पी H3, दिस इज द एंथैल्पी H4। तो हमारे पास वर्क डन कितना हो गया, H3 माइनस H4, अगर 1 kg स्टीम है तो वर्क डन बाय टरबाइन कितना हो जाएगा, H3 माइनस H4। और whenever we are solving the numerical हम लोग कंसिडर करेंगे कि 1 kg ऑफ स्टीम है, नहीं है तो उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल सी कहानी यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टोटल वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई एंथैल्पी, जो भी हमारे पास में एंथैल्पी आ रही है, दैट इज द, हमारे कहाँ से, हमारे H1 से, सॉरी H3 से हम जा रहे हैं कहाँ पर, H4 के ऊपर। तो इन दोनों की एंथैल्पी को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करा हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है, वर्क डन निकल के आ जाता है इन द केस ऑफ द आइडियलिटी। अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल के बारे में और एक्चुअल के बारे में, तो वहां पर कुछ एफिशिएंसी रोल प्ले करती है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको है ना इसके एचएस डायग्राम के बारे में है ना समझ में आया होगा। बाकी कोशिश तो ये करी गई है कि आपको पूरा ही समझ में आए। अगर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के अंदर पूछो, मैं कोशिश करूंगा आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ओके, सो ये बहुत एक बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस रैंकिन साइकिल से हम निकलने के लिए एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, इसके टीएस डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे और इसका मॉडिफिकेशन देखेंगे कि कैसे ये मॉडिफाइड होता है। तो टिल देन प्लीज कीप स्टडी, कीप एंजॉय एंड बी सेफ एट द होम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। यस, यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। आप हमारे इसको चैनल को है ना लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके बच्चे।